हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ज़िंदगी तरह तरह के रंग दिखाती है, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन जो उन रंगों को छाट कर इंद्रधनुष बना ले वही वास्तव में व्यक्ति है, शख्सियत है, व्यक्तित्व है। ऐसे ही लोगों का इतिहास में नाम लिखा जाता है। ऐसी ही शख्सियत को हम सब जान रहे होते हैं, उनके विषय में पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, ना परिस्थितियां हमारे हाथ में होती है, ना समय हमारे हाथ में होता है, ना हमारे पास संसाधन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसी ही परिस्थितियों में बिना संसाधन के भी वो कर जाते हैं जो कई लोगों का सपना होता है। आज हम ऐसी ही शख्सियत की बात कर रहे हैं, वो शख्सियत जो मात्र घर से 25 रुपये लेकर निकले थे और जिनने खड़ी कर दी 7,000 करोड़ की कंपनी। वो शख्सियत जो बेहद गरीबी में पले, जिनके पास हर सुख सुविधा का अभाव था, जिन्हें एक छोटी सी नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिन्हें सब दूर से आशा और उम्मीद खत्म हो गई थी। और एक दिन ऐसा आया जिन्होंने ना कि सिर्फ भारत बल्कि आसपास के कई देशों में भी अपना नाम बना दिया। भारत में अगर होटल इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में देश के जाने माने औद्योगिक घराने ओबराय ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन मोहन सिंह ओबराय की, जिनका नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो घर से मात्र 25 रुपये लेकर निकले थे और उन्होंने खड़ी कर दी थी 7,000 करोड़ की कंपनी। आज उनकी कई होटलों का नाम विश्व की जानी मानी होटलों में शामिल किया जाता है। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनके होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में शुमार किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही शख्सियत और व्यक्तित्व की। तो बात करते हैं कैसे ओबराय जी का सफ़र शुरू हुआ। मोहन सिंह ओबराय का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले के भनाव एक छोटे से गांव में हुआ था। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे ओबराय जी की ज़िंदगी की परीक्षा बचपने से ही शुरू हो गई थी। मात्र 6 माह की उम्र में इनके पिताजी का निधन हो गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके माँ पर आ गई। इन्होंने परिस्थितियों से लड़ना सीखते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव भनाव से ही ली। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी की ओर चले गए। किसी तरह एक सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद वे नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन वही हुआ जो आजकल की युवा पीढ़ी के साथ अक्सर होता है कि काफ़ी भटकने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली। इस निराशा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल आप स्कूली शिक्षा पूरी करके ही रोजगार के लायक नहीं बन जाते। काफ़ी समय और धन खर्च हो जाने के बाद जब उनको नौकरी नहीं मिली तो किसी दोस्त ने उनको टाइपिंग और स्टेनो का कोर्स करने की सलाह दी। मित्र के सुझाव पर वे अमृतसर आकर टाइपिंग सीखने लगे, लेकिन जब कुछ समय बाद उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में भी उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो उन्होंने वापस अपने गांव की ओर रुख कर लिया, क्योंकि बड़े शहरों में रहना बहुत अधिक खर्चीला होता है। गांव लौटने पर कुछ समय बाद उनके चाचा ने लाहौर में एक जूते के कारखाने में उन्हें जूते बनाने और बेचने का काम दिलवा दिया। लेकिन कई बार जब आपका समय बुरा होता है, कई बार जब परिस्थिति आपका साथ नहीं दे रही होती, शायद ऐसा ही उनके साथ भी हुआ और जिस कारखाने में वो काम कर रहे थे थोड़े समय में वो भी बंद हो गया। अब फिर से वही मुसीबत की घड़ी चालू हो गई। आखिरकार निराश होकर एक बार फिर से उनको गाँव की ओर रुख करना पड़ा। इसी बीच सामाजिक दबाव के चलते उनका विवाह कलकत्ता में बसे एक परिवार में करवा दिया गया। ओबराय जी बड़े मजाकिया अंदाज में कहते भी थे कि ना तो मेरे पास धन था, ना नौकरी थी, ना उस समय दोस्त यार थे। शायद मेरे ससुर जी को मेरा आकर्षक व्यक्तित्व भा गया होगा। खैर, विवाह के बाद उनका अधिकांश समय सरगोधा, जहां उनका विवाह हुआ था, वहां बीतने लगा। थोड़े समय बाद जब वे वापस अपने गांव लौटे तो गांव में प्लेग बीमारी फैल रही थी। तो उनकी माँ ने डर कर ये कहा कि इस बीमारी की चपेट से बचने के लिए तुम्हें अभी कुछ समय सरगोदा में ही रहना चाहिए, वहीं रुकना चाहिए, वहीं कोई रोजगार ढूंढना चाहिए। ऐसी निराशा भरी तनाव की स्थिति में ओबराय जी फिर से अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर सरगोधा की ओर लौट गए। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब पूरी परिस्थिति आपके खिलाफ होती है, तब कहीं ना कहीं से उम्मीद की कोई किरण, किसी प्रकार का दरवाज़ा खुल जाता है। शायद लोग इसे ही अवसर कहते हैं। एक दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए उनकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी। उस विज्ञापन में सरकारी क्लर्क की वैकेंसी आई थी। मोहन जी के लिए तो एक किस्मत के दरवाजे जैसा था। बस फिर क्या था, माँ के दिए जेब में 25 रुपये लेकर वो निकल पड़े शिमला की ओर उसी क्लर्क की परीक्षा देने, अपने भाग्य को आजमाते हुए बिना किसी तैयारी के।
उस समय शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, तो कई बड़े अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के उनका आना जाना वहाँ पर लगा रहता था। इसके अलावा शिमला बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। कुछ समय शिमला में रहते हुए वहाँ घूमते घूमते एक दिन उनकी नज़र होटल सिसिल पर गई, जो कि उस समय वहाँ का बहुत प्रतिष्ठित होटल था। काम की तलाश तो ओबराय जी को थी ही, तो उन्होंने वहाँ के मैनेजर से जाकर बात की और पूछा कि क्या यहाँ पर कोई काम मिल सकता है। होटल के मैनेजर DB जॉर्ज द्वारा उन्हें 40 रुपये महीने की तनख्वाह पर क्लर्क के पद पर रख लिया। उस समय मैनेजर ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं जिसे आज काम पर रख रहा हूँ एक दिन ये होटल इसी का होगा। अब ओबराय जी मात्र 40 रुपये महीने पर काम करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, कर्म क्षेत्र में बेस्ट कर देने वाले ही उभर कर आते हैं। ओबराय जी अब अपना काम बिना कुछ सोचे बड़ी ही ईमानदारी से करते रहे, क्योंकि उन्हें सब जगह हार जाने के बाद मुश्किल से एक दरवाज़ा मिला था, तो अब वो अपना अधिकांश समय अपने काम को देने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 50 रुपये महीना कर दिया गया और उनके कहने पर एक रहने की सुविधा भी उनको उपलब्ध करा दी गई, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। वो कहते हैं ना, ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता। जब भी आप ज्ञान पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता ही है। बहुत पहले जो उन्होंने टाइपिंग सीखी थी वो अब उनके काम आने लगी। उनके स्टेनोग्राफी के ज्ञान के कारण उनको कैशियर और क्लर्क दोनों का पदभार मिल गया। सोचिए, नंगे पाँव मात्र 25 रुपये जेब में लेकर आने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार का प्रमोशन होना उनके लिए कितनी बड़ी खुशी होगी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उनने ब्रिटिश हुक्मरानों के दिल में जगह बना ली। ये सिसिल होटल एक ब्रिटिश कपल का होटल था। जब वो इंडिया छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मोहन सिंह ओबराय जी को 25,000 में ये होटल खरीदने का ऑफर दे दिया। ऐसे समय ओबराय जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओबराय जी ने इस पैसों की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय मांगा। वो कहते हैं ना, एक अच्छा व्यवसायी वो होता है जो अपने व्यवसाय के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। कुछ ऐसा ही किया ओबराय जी ने। रुपए की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति और पत्नी के जेवरात गिरवी रखने पड़े और मात्र 5 साल की अवधि में उन्होंने सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को मोहन सिंह ओबराय का सिसिल होटल पर पूरी तरह मालिकाना हक हो गया। मेरा हमेशा से कहना रहा है, वास्तव में कोई भी वस्तु या संस्था कभी भी ब्रांड नहीं होती, जबकि वो लोग ब्रांड होते हैं जिनकी अद्वितीय सोच और अद्भुत क्षमता होती है। जब कोई भी चीज़ सही हाथों में दी जाती है तो परिणाम वास्तविक आते हैं। 1934 में उन्होंने ओबराय ग्रुप की स्थापना की, जिसमें 30 होटल और 5 5 स्टार जैसे होटल शामिल थे, जो आज विश्व के 6 देशों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मोहन सिंह ओबराय ने जमीन से आसमान तक का सफर केवल अपने दम पर पूरा किया। ओबराय जी को अब रास्ता मिल गया था, लक्ष्य मिल गया था, अब केवल उस पर दौड़ लगानी थी। ऐसा ही किया, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और उसके बाद 1947 में मोहन सिंह ओबराय जी ने अपना ओबराय पाम होटल खोला और मरकरी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोली। 1949 में उन्होंने द होटल ईस्ट इंडिया लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग सहित कई ऐसे पर्यटन स्थलों पर भी होटल खरीदे। 1966 में उन्होंने मुंबई में एक 34 से 36 मंजिल का होटल बनाया, जिसकी लागत उस समय 18 करोड़ आई थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में भी कई सारे होटल खोले। धीरे धीरे मोहन सिंह देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। ओबराय ग्रुप सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाने लगा और इस ग्रुप का टर्नओवर करीब 1500 करोड़ था। सोचिए, 25 रुपए आज मेहनत के दम पर 1500 करोड़ बन चुके थे। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। हमारे देश के पर्यटक स्थलों को विश्व में पहचान बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले मोहन सिंह का सन 2002 में निधन हो गया। आज भी ओबराय समूह का मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। कहते हैं विकी ओबराय जी, बिस्तर कितना नरम होना चाहिए, इस बात से गेट खोलने के दरबान तक हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। सोचिए, इतनी छोटी छोटी चीजों का जो होटल में ध्यान रखते हैं। आज भी ओबराय समूह का मानना है कि हमें सबसे बड़ा नहीं बनना, लेकिन हमें सबसे बेहतर जरूर बनना है। उनका मानना है दुनिया बेहतरीन चीजों को पसंद करती है, बड़ी चीजों को नहीं। इसे कहते हैं वास्तव में व्यवसाय में समर्पण और लगाव। वास्तव में ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो मजबूरियों का रोना रोया करते हैं, जिनकी परिस्थितियां विपरीत हैं, जो परिस्थितियों के तले दबकर हार मान लेते हैं।
इसलिए कहते हैं जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते।